हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे मजबूरी, जिसके लेखक हैं मन्नू भंडारी। तो बच्चों, यह मजबूरी एक भावात्मक पारिवारिक कहानी है, जिसमें एक बूढ़ी अम्मा का जीवन और उसके स्नेह प्रेम को दिखाया गया है। अम्मा गांव में अपने वैद्य पति के साथ अकेली रहती है। उसका बेटा रामेश्वर मुंबई में नौकरी करता है और 3 साल बाद घर आया है, जिससे अम्मा को गहरा अकेलापन महसूस होता है। तो चलिए बच्चों, कहानी को पढ़ते हैं। बेटू को खिलावे जो एक घड़ी, उसे पहनाऊं मैं सोने की घड़ी। बेटू को खिलावे जो एक पहर, उसे दिलाऊं मैं सोने की मोहर। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से यह लोरी गा रही थी और लाल मिट्टी से कमरा लीप रही थी। उसके घोंसले जैसे बालों में से एक मोटी सी लट निकलकर उसके चेहरे पर लटक रही थी और उसके हिलते हुए सिर के साथ हिल हिल कर मानो लोरी पर ताल ठोक रही थी। बर्तन मलने के लिए आई नर्मदा ने जब यह देखा तो हैरत में आ गई। बोली, अम्मा यह क्या हो रहा है? कल तो गठिया में जुड़ी पड़ी थी, दर्द के मारे तन बदन की सुध नहीं थी, और आज ऐसी सर्दी में आंगन लिपने बैठ गई। एक क्षण तो अम्मा का हाथ रुका, फिर पुलकित स्वर से बोली, अरे नर्मदा, मेरा बेटू आ रहा है कल। और फिर गाने के लहजे में बोली, बेटू मेरा आवेगा। ओहो, तो रामेश्वर लल्ला आ रहे हैं कल? नर्मदा बोली। मैं कह नहीं रही थी कि छुट्टी मिलती नहीं कि वह दौड़ा आएगा। अम्मा के मारे तो उसके प्राण सूखते हैं। इतना बड़ा हो गया फिर भी यहाँ आएगा तो रात में एक बार मेरी गोद में जरूर सोएगा। पर इस बार मैं कह दूंगी कि चल, मैं तुझे गोदी में नहीं लूंगी। अब तू गोदी में सोएगा कि बेटू? और वे हंस पड़ी जैसे कोई भारी मजाक कर दिया हो। फिर एकाएक काम का ख्याल आ जाने के से बोली, लेरी, मैंने खड़िया भिगो रखी है, जरा बाहर से आंगन में माड़ दे। बस ऐसा मारना कि सब देखते ही रह जाएं। क्या करूं, आजकल हाथ कांपने लगा है, नहीं तो मैं ही मार लेती। नर्मदा को खड़िया के काम में लगाकर वे फिर गाने लगी। आओ रे चिड़िया चुन करो, बेटू ऊपर राई नून करो, नून करो, नून करो। ले, मैं तो भूल ही गई क्या है इसके आगे। रामेश्वर छोटा था तो ढेरों याद थी, उसके बाद तो छोटा बच्चा ही घर में नहीं रहा, सो सब भूल गई। मेरा रामेश्वर तो बिना लोड़ी सुने कभी सोता ही नहीं था। बेटू भी जरूर उसी पर पड़ा होगा। अब तो दौड़ता फिरता होगा आंगन में, और उसकी धुंधली आंखों के आगे जैसे दौड़ते फिरते बेटू के चित्र बनने बिगड़ने लगे। उसकी कल्पना में खोई खोई वे बोलती गई, पहले बहू लेकर आई थी तब तो 2 महीने का था, बस पालने में पड़ा पड़ा हाथ पैर मारता था, और मैं जाकर खड़ी हो जाती तो टुकुर टुकुर मुझे ही निहारा करता था। सूरत भी एकदम रामेश्वर पर ही पड़ी है उसकी। अब तो खुद देख लेना, सारा घर नापता फिरेगा। और वे हंस पड़ी। इस पर कल्पनाओं इस सब कल्पनाओं से ही उसका शरीर रोमांचित हो उठा। अम्मा का काम समाप्त हुआ तो मिट्टी में सनी दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरे जोर से चिपकाते हुए उन्होंने उठने का प्रयत्न किया, पर एक सर्द आह की सी उनके मुंह से निकलकर रह गई। वे उठ नहीं पाई तो बड़े ही कातर स्वर से बोली, अरे नर्मदा, मुझे जरा उठा दे रही। घुटने तो मेरे फिर जुड़ गए हैं। जुड़ेंगे तो सही, ऐसी सर्दी में कब से मिट्टी में सनी बैठी हो। बेटे बहू आ रहे हैं तो ऐसा क्या नवाई हो रही है? सभी के घर आते हैं। और नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया, उसके हाथ धुलाए और खटिया पर लेटा दिया। तू भी कैसी बात करती है नर्मदा? 3 बरस बाद मेरा बेटा आ रहा है और मैं आंगन भी न लिपूं? 3 बरस बाद आ रहा है तो मैं तो यही कहूंगी कि उसमें मोह माया नहीं है। तू यूं ही मरी जाती हो उनके पीछे। देख नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना। यह तो मैं ही जानती हूँ कि 3-3 बरस मुझसे दूर रहकर उसके दिन कैसे बीतते हैं। पर क्या करें, नौकरी तो आखिरी नौकरी है। मेरे पास आज लाखों का धन होता तो बेटे को यह नौकरी करने परदेश नहीं दुरा देती। पर और इसके कुछ क्षण पहले पुलकते चेहरे पर मायूसी छा गई। आंखें अनायास ही डबडबा आई। नर्मदा यहाँ बरसों से काम करती थी। अम्मा के लिए उसके मन में अपार श्रद्धा है। वह बेटे के प्रसंग को लेकर वह जब जब उसका दिल दुखा दिया करती है, कुछ और खरी खोटी सुनाने का उसका मन हो रहा था। पर आज वह मानो अम्मा पर तरस खाकर चुप रह गई। जब तक वह काम करती रही, अम्मा शून्य
शून्य में ताकती जाने क्या सोचती रही, बोली एक शब्द भी नहीं। जब वह जाने लगी तो न चाहकर भी उसने उसे कहना पड़ा, तू जाते समय ग्वाले को कहती जाना कि कल जल्दी दूध दे जाए, और अब से दूध ज्यादा लगेगा। बच्चे वाले घर में तो दूध पूरा ही रहना चाहिए, और जब तक वे लोग यहाँ रहे तब तक तू चौका बर्तन करके यहीं रहा करना। घर में 5 प्राणी रहते हैं तो काम तो निकल ही आता है। फिर बच्चे का साथ हो रहेगा, लेने देने की चिंता मत करना। मैं रामेश्वर को कह दूंगी तो वह 5 5 देगा। कुछ तो गठिया के दर्द ने और कुछ नर्मदा की बातों ने अम्मा का उत्साह तोड़ दिया। बहुत से काम उन्होंने सोच रखे थे पर वे कुछ न कर सकी। बस अपनी खाट पर पड़े पड़े भूली बिसरी लोरियां याद करके गुनगुनाती रही। धीरे धीरे रात के अंधेरे में उसके मन की मायूसी भी डूब गई और वे भोर होने से पहले ही उठ बैठी। घुटने का दर्द मन के उत्साह में खो गया और बेटे पोते से मिलने की उमंग में मौसम की ठंडक भी जैसे जाती रही। 7 बजते बजते तो वे सब घर ही पहुंच जाएंगे। साथ छोटा बच्चा है, दूध तो गर्म करके रख ही दूं। फिर उन दोनों को भी तो चाय की आदत होगी। ऐसी सर्दी में चाय तैयार नहीं मिलेगी तो अम्मा को क्या कहेंगे भला। दूसरा चूल्हा भी जला दूं, नहाने को गर्म पानी भी तो चाहिएगा। उस कड़कती सर्दी में ठिठुरते ठिठुरते अम्मा ने बेटे बहू को गर्म करने के सारे आयोजन कर डाले। फिर सोचा, लगे हाथ तरकारी भी काट ही दूं, नहीं तो वह इधर आएंगे और उधर मैं चूल्हे में सिर देकर बैठ जाऊंगी। 3 वर्षों में मेरा बेटा आ रहा है। घड़ी 2 घड़ी उसके पास भी नहीं करूंगी, बात भी नहीं करूंगी। उसका क्या, इनका क्या, ये तो अपनी राजी खुशी पूछ कर वैद्यालय चल देंगे। तरकारी भी कट गई, अब क्या करें। अम्मा अपने को इतना व्यस्त कर देना चाहती थी कि जिससे प्रतीक्षा के बोझिल क्षण महसूस न हो। पर समय जैसे बीत ही नहीं रहा था। तभी दूर कहीं घोड़ों के घुंघरुओं की आवाज आई और तांगा अम्मा के घर के सामने रुका। अम्मा पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। रामेश्वर की गोद से उन्होंने झटपट बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक्की के हाथ से वे अपने बच्चे को छीन रही हूँ, और कसकर उसे सीने से चिपका लिया। चरण छूते हुए रामेश्वर की पीठ पर हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ से हाथ के घेरे में उसे भी लपेट लिया। बच्चा एकाएक इतना प्यार और शारीरिक कष्ट पाकर रो उठा और माँ के पास जाने के लिए मचलने लगा। वे उसके आंसू पोंछने लगी और उनकी अपनी आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। पुचकारने पर भी बच्चा चुप न हुआ तो बहू की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अभी तो पहचानता नहीं, एक बार मुझे पहचानने लगेगा तो छोड़ेगा नहीं। उपेक्षित सी एक ओर खड़ी बहू ने बच्चे को ले लिया। चाय पानी हो गया और रामेश्वर नहाने चला गया कि अम्मा ने बहू को अकेले पाकर कहा, खबर तो दी होती बहू की तुम्हारे बच्चा होने वाला है। बहू ने झेपते हुए उत्तर दिया, यह भी कोई लिखने की बात है अम्मा। फिर जरा रुकते रुकते कहा, मानो कहने का साहस बटोर रही हो, अम्मा इस बार बेटू को आप ही रखेंगी। जैसे भी हो, मैं यहाँ हूँ, तब तक उसे अपने में हिला लीजिए। मैं तो इसके मारे ही परेशान थी। दो दो को तो अम्मा आंख फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रही थी मानो जो कुछ सुन रही हो उस पर विश्वास करें या नहीं। फिर एकाएक बोल पड़ी, तुम कह क्या रही हो बहू, बेटू को मेरे पास छोड़ जाओगी? मेरे पास? सच? हे भगवान, तुम्हारी सब साध पूरी हो। तुम बड़भागी हो। मेरे इस सुने घर में एक बच्चा रहेगा, मेरा तो जन्म सफल हो जाएगा। फिर वे एकाएक रो पड़ी, तुम क्या जानो बहू, अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर बंबई भेज दिया। रामेश्वर के बिना यह घर तो मसान जैसा लगता है। ये ठहरे संत आदमी, दीन दुखियों से कोई मतलब नहीं। मैं दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं अकेली ये पहाड़ जैसी दिन कैसे काटती हूँ सो मैं ही जानती हूँ। भगवान तुम्हें दूसरा बेटा दे, तुम उसे पाल लेना, मैं समझूंगी। तुमने मेरा रामेश्वर लेकर मुझे अपना रामेश्वर दे दिया, पर देखो अपनी बात से मुकरना नहीं। मैं तभी रामेश्वर ने ठिठुरते हुए रसोई में प्रवेश किया। अम्मा, एक अंगीठी जरा इधर कर दो। बंबई में रहकर तो सर्दी सहने की आदत नहीं रही, यहाँ तो नहाते ही जैसे जम गया। अम्मा ने अंगीठी रामेश्वर के पास सरका दी। तभी रामेश्वर का ध्यान अम्मा के कपड़ों की ओर गया। यह क्या अम्मा, तुम कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं पहने हो? सर्दी खा गई तो बीमार पड़ जाओगी। फिर तुम्हें गठिया की भी तो तकलीफ है। ऐसे कैसे चलेगा? न हो तो बनवा लो कपड़े, रुपए मैं दे दूंगा। पर यह सब अनसुना करके अम्मा बोली, देख आज बहू ने क्या कह दिया कि बेटू अब मेरे पास रहेगा।
तू कहीं टाल मत जाना, बात पक्की हो गई, आज से बेटू मेरा हुआ। अरे हम सभी तो तुम्हारे हैं अम्मा, बोलो नहीं है? परिहास के स्वर में रामेश्वर बोला, हाँ क्यों नहीं, मेरे नहीं तो और किसके हो, पर बेटू आज से मेरे पास रहेगा, अम्मा ने कहा। तभी वैद्यराज जी कुछ खाली शीशियां लेकर आए। अम्मा बोली, सुनते हो जी, इस बार बेटू यहीं रहेगा। बेचारी बहू खुद अभी बच्ची है, दो दो को कैसे संभालेगी, और फिर पहले बच्चे पर भी तो यो भी दादी का हक होता है। उसके हाथों की गति बढ़ गई थी और वे अब उठने बैठने में जरा भी तकलीफ महसूस नहीं कर रही थी। दोपहर को नर्मदा में भी से भी अम्मा ने कहा, बहू के तो फिर बच्चा होने वाला है, बेचारी दो दो को कैसे संभालेगी। सो मुझसे कहने लगी, अम्मा बेटू को तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। उसे कहने से बड़ा संकोच हो रहा था कि मुझे बुढ़ापे में तकलीफ होगी, पर तू ही बता, घर के बच्चे को रखने में कैसी तकलीफ भला। ऐसे समय में घर के ही तो लोग काम आएंगे, और कौन आएगा भला। इसके बाद घर में जो कोई भी आया उसे यही खबर सुनाई गई। अम्मा इस बात का इतना प्रचार कर देना चाहती थी कि यदि फिर किसी कारण से बहू का मन फिर जाए तो शर्म के मारे ही वह अपना इरादा न बदल पाए। अम्मा का सारा दिन बेटू के खिलाने में और उसकी नोन राई करने में ही बीतता। जाने कैसी कैसी औरतें घर में आती हैं, तंदुरुस्त तंदुरुस्त बच्चे, सुंदर बच्चे को कड़ी नजर से देख जाए तो लेने के देने पड़ जाए। बेटू को लेकर उसने शिथिल और नीरस जीवन में नया उत्साह आ गया था। घुटनों के दर्द के मारे कहाँ तो वे अपने शरीर का बोझ ही नहीं ढो पाती थी और कहाँ अब वे बेटू को लादे फिरती है। शाम को उसके साथ आंख बिचौली खेलती, बेटू का घोड़ा बनकर गांव में आंगन में दौड़ती फिरती बेटू के साथ साथ उसका भी जैसे बचपन लौट आया था। देखने वाले अम्मा के पागलपन पर हंसते, पर इसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। रामेश्वर ने टोका, अम्मा क्यों इसे लादे फिरती हो, यूं ही तुम्हारे घुटनों में दर्द रहता है तो बिगड़ पड़ी। कैसी बातें करता है रामेश्वर, इसमें भी कोई वजन है? जो उठाना भारी पड़े, फूल जैसा तो हल्का है। खाली खाली दोनों बेला मिलते टोक दिया। माँ बाप की नजर ही सबसे ज्यादा लगती है बच्चों को, तभी तो बेटू एक दिन ठीक नहीं रहता। तो बच्चों, पार्ट 1 को हम यहीं पर खत्म करते हैं और बचा हुआ आगे का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।